इस पुरफतन दौर में जीस की जस्तजू में वबा व कहत के खौफ में मुब्तला सियासी, माशी और समाजी मसाइल में घिरे हुए पाकिस्तानी और मगरब व मशरिक के तहजीबी टकराव के दरमियान ये परेशान हाल मुमलिकत खुदादार अनगिनत वसाइल के बावजूद मसाइल में घिरी हुई। आखिर हकाइक हैं क्या? सच को तुतला देने वाले हकाइक व वाक़यात, बेदारी शऊर और हक गोई फ़र्ज़ है इस कौम पर, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है एक तुरफ़ा तमाशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद जलील और आप देख रहे हैं तुरफ़ा तमाशा। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। आज एपिसोड 108 में हम तमाम लोगों को खुशामदीद कहना चाहूँगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारे शो के एनालिस्ट, हमारे दोस्त सैयद सलमान शाह को अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जनाब, तो सबसे पहले पूरी कौम को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि हम लोग मैच हार गए एशिया कप का। और ये 2 दिन का जो वनडे टेस्ट मैच था, इसमें हम हार गए। और एक पोस्ट मैंने पढ़ी, बहुत ज़बरदस्त सी थी, जिसमें कहा गया कि जनाब 2 दिन लगे हैं उनको स्कोर बनाने में, तो 2 दिन का ही टाइम लगेगा कि आप वो स्कोर चेज़ कर सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान एक बहुत बड़े मार्जिन से वो मैच हार गया। और यहाँ पर जो क्रेडिट है वो देना बनता है, इंडियन टीम ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है और उन्होंने आउट क्लास कर दिया हमें। चाहे वो बैटिंग का डिपार्टमेंट हो, बॉलिंग का डिपार्टमेंट हो, फील्डिंग का डिपार्टमेंट हो। और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी। 122 रन करके विराट कोहली जो है वो टॉप स्कोरर रहे और मैन ऑफ द मैच भी रहे। और जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर्स को खेला है और जिस तरह से अपनी इनिंग्स को उन्होंने प्लान किया है, वो बहुत ही अमेजिंग था। पाकिस्तानी बॉलर्स ऑफ कलर रहे और पहली बॉल से वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में दिखाई दिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ पाकिस्तान इंडिया के मैच में कि अगर जो भी टीम प्रेशर कंटेन कर लेगी वो मैच जीत जाएगी। ऐसा नहीं है कि हमारी टीम किसी से कम है। पाकिस्तान ओडीआई की नंबर 1 टीम है। लेकिन नंबर 1 जब आप बन जाते हैं तो फिर नंबर 1 होने की बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, बहुत सारे आपको काम करना ऐसा पड़ते हैं जो कि वजह होते हैं कि आप नंबर 1 बने। तो जनाब, सिर्फ क्रिकेट की अगर हम बात करें तो क्या, ऑफ कोर्स हमें पता है कि इंडिया की टीम बहुत अच्छी है। और पाकिस्तान जो है वो कल का मैच इंडिया से हार गया। लेकिन क्या सिर्फ क्रिकेट के मैदान में ही हम हारे हैं या फिर और दूसरे मैदान हैं उसमें भी हम हार गए हैं? तो आज हम बात करेंगे इन दो ममालिक के दरमियान जो भी मामलात हैं उस हवाले से एक कंपैरिजन करेंगे। और बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के, वो इन्होंने स्टार्ट अपनी जर्नी कहाँ से की और इस वक्त पाकिस्तान कहाँ पर है अपने सफ़र में और इंडिया कहाँ पहुँच चुका है। बहुत सारी चीज़ें आपने इंडिया के मुतालिक देखी। उन्होंने फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट किया चीज़ों को। उनकी अप्रोच सही थी या गलत थी वो एक अलग बात है। और अगर देखा जाए कि उनकी, हम बहुत सारी चीज़ों से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये बात तो फैक्ट है कि वो अपनी कंट्री को, जो भी इंडिया के लोग हैं वो अपनी कंट्री को हर चीज़ में सबसे आगे रखते हैं। और वो चाहते हैं कि कोई भी शोबा हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो फिल्म्स हों या कोई और चीज़ हो, उसमें वो इंडिया को सबसे टॉप पे देख सकें और नंबर 1 देख सकें। और किसी भी मुल्क के शहरी होने की हैसियत से मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत अच्छी अप्रोच है। उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क ज़रूर हो सकता है कि उनकी अप्रोच क्या है उस नंबर 1 बनने में। और साथ-साथ हम फिर अपना भी कंपैरिज़न करेंगे कि हम और वो एक साथ ही आज़ाद हुए थे और वो हमारे पड़ोसी हैं। तो ये कहा जाता है ना, जब कोई बच्चा अगर पढ़ नहीं रहा होता तो कहा जाता है कि भाई पड़ोसी में फलां का बेटा है, वो तो अच्छे नंबर लेकर आ गया, लेकिन हमने जो है वो नंबर नहीं लिए। तो क्या वाक़ई ऐसा है कि जो पड़ोसियों का बच्चा है वो बहुत अच्छा पढ़ रहा है? तो क्या ही बात हो कि जहाँ से वो ट्यूशन ले रहा है वहाँ से हम भी ट्यूशन लेना शुरू कर दें और उन तमाम तर चीज़ों की तैयारी कर लें प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ, जो कि एग्ज़ाम में आने वाली हैं। हम वो नालायक बच्चा हो गए हैं जो कि तमाम तर सिलेबस मालूम होते हुए भी हम पढ़ नहीं रहे हैं। और हद तो ये है कि चीटिंग का मटेरियल है तब भी हम चीट नहीं कर पा रहे हैं। तो कहते हैं नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है। अब समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इन तमाम तर बातों का जो लुब्बे-लुबाब वो ये है कि आज हम एक जायज़ा लेने वाले हैं दोनों ममालिक के माबैन। और सलमान भाई, आपके सामने ये सवाल छोड़ा जा रहा हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों में आप थोड़ा-सा काइंडली रोशनी डालिएगा कि किन-किन शोबाजात में हम पीछे रह गए हैं, किस में आगे हैं
और वो ऐसी क्या वजह बनी कि इंडिया इस वक्त दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से एक इकोनॉमी है? जी। जी अमर, आपने बड़ा सरकास्टिकली जो है वो इंट्रोडक्शन में बता दिया कि वो नालायक बच्चा है जिसके पास सब कुछ मौजूद है, लेकिन जो है वो फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, वैसे आपने कहा सरकास्टिकली है, लेकिन ये बात सच है। हमारे पास तमाम चीज़ें हैं, तमाम तर रिसोर्सेज हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो कुछ तो हम गलत कर रहे हैं। और मैडनेस की डेफिनेशन ये है आइंस्टाइन के नज़दीक कि आप एक चीज़ बार बार करते रहें और डिफरेंट नतीजे की उम्मीद रखें। तो हम एक ही चीज़ रिपीट कर रहे हैं और हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि नतीजा दूसरा निकले। ये मैडनेस की डेफिनेशन है। तो कुछ तो हम गलत कर रहे हैं। आज प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे इसका जायज़ा लेने की कि हम गलत क्या कर रहे हैं। पहले तो निशानदेही करेंगे, फिर आखिर में हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो पहले तो हम ये बात करते हैं इंडिया को। देखें, आपने क्रिकेट से बात शुरू करी और बिल्कुल आपने सही एग्जाम्पल बेसिकली स्टार्ट की कि क्रिकेट से ही आप देख लें कि उन्होंने अपनी क्रिकेट को, अगर आप देखें, आईपीएल के थ्रू कितना इम्प्रूव करके लेके आए वो ओवर द इयर्स। और उन्होंने वो एक्सपोजर दिया अपने प्लेयर्स को और वो निडर जो है अंदाज उन्होंने अपनाया। और देखें कि वो अब किसी भी कोई भी बॉलर हो दुनिया का वो नहीं बख्शते हैं। उनकी बैटिंग लाइन जो है वो शुरू से मजबूत होती थी, लेकिन अब जो आपको वो बेखौफी नज़र आ रही है उनके अंदर, वो पहले नहीं होती थी। अगर आप देखते हो 90s से, हम जब से बड़े हुए हम देखते आ रहे हैं, वो क्लास के प्लेयर नहीं होते थे पहले, लेकिन अब उन्होंने ना सिर्फ उनको एक्सपोजर दिया, उनको हर किस्म की सहूलत मुयसर करी। अब पूरी दुनिया से लोग चाह रहे हैं कि वो किसी तरीके से आईपीएल का उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। मतलब एक ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बना दिया अपनी जीत के लिए उन्होंने कि लोग जो है वो, और आपको चापलूसी भी करते हुए नजर आएंगे उनकी। ग्लोबली अगर आप देखें तो प्लेयर्स बाकायदा बोल रहे हैं कि हमें आप ले लें, करवा दें, दोस्तियां यारियां गाड़ रहे हैं। हमारे अपने भी लोग कोशिश करते हैं कि किसी किसी तरीके से आईपीएल में पहुंच जाए। मना तो करती है हमारी गवर्नमेंट, लेकिन प्लेयर्स का पूरा दिल होता है कि चलिए, उनको पता है कि यहाँ पैसा है और सारा सब कुछ ग्लैमर वगैरह आपको पता है। तो उन्होंने एक इन्वायरमेंट बनाया। मैं बात जिस चीज़ की निशानदेही कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि प्लानिंग। उन्होंने हर चीज़ प्लानिंग से वो आगे लेके गए हैं। और क्रिकेट एक उसकी मिसाल है। हर शोबे में इंडिया ने, हर शोबे में आपसे वो आगे जा चुका है। और अगर आप स्टार्ट करें, ये दौड़ स्टार्ट हुई थी 1947 से, जब आप और इंडिया एक साथ जो है वो आज़ाद हुए थे। अच्छा, अब वो एक अलग डिबेट है कि वाकई क्या इंडिया और हम आज़ाद हो गए थे और क्या अभी भी हम आज़ाद हैं। वो एक अलग डिबेट है, उसको मैं आज नहीं छेड़ रहा अहमद। उससे कतई नज़र हम आगे बढ़ेंगे। 1947 में देखें, सबसे बड़ा झटका हमें क्या लगा, पहले आप समझ लें कि ये महर्रिकात हैं क्या। 47 में जब हम आज़ाद हुए तो कायद आज़म का अनफॉर्चुनेटली जो है वो इंतकाल 1948 में हो गया। यानी वो एक साल तक जिंदा रहे सिर्फ, पाकिस्तान बनने के बाद, अगस्त और सितंबर, यानी 48 सितंबर। तो एक साल तक पूरा आप देखें तो। और नेहरू जो है इंडिया बनने के बाद वो तकरीबन 16 से 17 साल तक जीता है और वो 1964 में उसका जाके इंतकाल होता है। तो सबसे बड़ी बात, जो लीडरशिप क्राइसिस फौरन जो क्रिएट हो गया वो शुरू में ही हो गया। यानी जिन लोगों ने तहरीक पाकिस्तान चलाई थी और लीड की थी, वो बेसिकली, और फिर आपको पता है अनफॉर्चुनेटली लियाकत अली खान का हो गया जो है स्टार्ट में। तो उसके बाद से आप देखें 52 ऑनवर्ड्स, तो हमारे साथ तो लीडरशिप क्राइसिस शुरू में हो गया। और फिर फातिमा जिन्ना के साथ क्या हुआ वो भी आपको पता है बात। और फिर आपको पता है कि हमारे यहाँ जब नेहरू वहां पर कंटिन्यूटी में चल रहा था और हमारे यहाँ पे एक आर्मी जनरल जिनका नाम अयूब खान था वो आ चुके थे। तो यहाँ तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले तो सिमत टेढ़ी कहाँ से हुई है, ये आप देख लें। पहले सिमत आपकी टेढ़ी कहाँ से हुई है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप किसी को डायग्नोस करने जाएंगे तो पहले आप उसको देखेंगे सही ना, चीज़ गलत हुई कहाँ से थी, यानी दीवार टेढ़ी हुई कहाँ से। नेहरू वहाँ पे कंटिन्यूटी कर रहा है 764 तक, और यहाँ पर 60s में है आपके यहाँ डिक्टेटर बैठा हुआ है, ठीक है, अनइलेक्टेड। ठीक है, यहाँ से हो गई दीवार टेढ़ी, माशाल्लाह लगना शुरू हो गए हैं। इंडिया में सवाल ही नहीं पैदा होता माशाल्लाह का, उन्होंने वो धुन ही नहीं रखी। हालांकि इंडियन आर्मी स्ट्रेंथ के मामले में, तादाद के मामले में आपसे बड़ी है, लेकिन कभी आपने सुना है कि इंडिया में कि कोई कू का कोई सोचे आर्मी कि वहां आके कुछ कर सके ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूँ फंडामेंटल जो डिफरेंसेस हैं वो बता रहा हूँ। फिर इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने कहा कि हम तो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, जाहिर सी बात है। उनकी उनकी जो पॉपुलेशन थी वो सबसे ज़्यादा थी, चाइना की पॉपुलेशन से ज़्यादा थी, लेकिन वो डेमोक्रेसी नहीं थी। तो वो कहता था कि मैं लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हूँ, वो क्लेम करता था, आज तक करता है। ठीक है, तो वो उन्होंने अपनी वो लेगेसी परसू करी। ठीक है, आप अमेरिका की तरफ चले गए, शुरू में वो गैर जानिबदार रहे, वो गैर जानिबदार रहे। देखो दूसरी जो आपने एक चीज़ की कि आप इंक्लाइन हो गए अमेरिका की तरफ, वो गैर जानिबदार रहे, न्यूट्रल हो गए।
और वो रियल न्यूट्रल हुए, हमारे वाला न्यूट्रल नहीं, वो रियल न्यूट्रल हो गए। उन्होंने बोला मैंने किसी का बाइपोलर में जाना ही नहीं है, मैं न्यूट्रल हूँ भाई। और सारा उन्होंने अपना जो फोकस किया वो अपनी ग्रोथ में कर दिया। ठीक है, अच्छा हम जो है हम अपने, आपको पता है हमारे वहाँ से चीज़ें मामला कंटिन्यू होते चले गए। हमने कभी भी बेसिकली, अच्छा नेहरू ने 64 में होने का फ़ायदा क्या हुआ, मैं आपको फंडामेंटल फ़र्क बताऊँ क्या हुआ। वहाँ पे उसने लैंड रिफॉर्म्स की, जो वहाँ के जो नवाब थे और जो वहाँ के जो जागीरदार वडेरे थे, उनसे ज़मीनें ली, लोगों में तक़सीम की और पूरी एक, समझ रहे हैं आप, एक होलिस्टिकली उन्होंने अप्रोच ली और सबको बाँट के उन्होंने एग्रीकल्चर, जो ज़ाहिर-सी बात है इंडिया की आप लैंड देखिए कितनी बड़ी है हमारे मुकाबले में, तो वो उन्होंने वो उसकी। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर रिफॉर्म कभी भी नहीं हो सके। क्यों? क्योंकि शुरू से ही हमारे यहाँ असेंबलीज़ में जागीरदार और वडेरे आ गए थे, तो वो अपने खिलाफ तो कभी भी लेजिस्लेशन नहीं करेंगे और आज भी नहीं कर रहे। आज भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम जो है वो एग्ज़ेम्प्ट है। अभी आपने बोला, आपको पता है रिसेंटली आईएमएफ ने आपके शर्तें लगाई और कदगने लगाई और आपकी जो बिजली के जो बिलें बढ़े हैं, जी, जी। अब आप सोच लीजिए कि बिजली के बिल में अपनी आवाम को रिलीफ देनी है, आप बताइए कि मुझे आईएमएफ से नेगोशिएशन करनी है। अगर वो मान जाएँगे, अगर वो मानेंगे तो आप अपने अवाम को, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब को आप रिलीफ दोगे। अगर आप, यानी आपको पूरा उन्होंने अपने ऊपर डिपेंडेंट कर दिया है। इंडिया ने ये कंडीशन तमाम तब गुर्बत के बावजूद कभी भी ये कंडीशन अपने ऊपर नहीं आने दी। इंडिया ने एक एक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस कायम रखी। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। लैंड रिफॉर्म किए नेहरू ने, उसके बाद आपने देखा कि उनकी जो बेटी थी इंदिरा इंदिरा गांधी, उन्होंने 71 में आपके साथ जो हुआ बांग्लादेश में, उसका एक्टिव रोल था। उन्होंने दुश्मनी भी खूब निभाई। आप देखें पूरा उन्होंने बांग्लादेश अलग किया 71 में आपसे, कैसे ज़बरदस्त तरीके से। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो गए, नेगोशिएशन करी, शिमला हुआ, आपको पता है, फिर आपके फौजी वापस आए। उनकी तादाद में इंडिया बोलता है 90,000 थे, आप बोलते हो 45,000 थे, 50,000 थे। हम माशाल्लाह हम लोग इसमें बड़े अच्छे हैं डिबेट करने में कि 40,000 रुपए थे और 40,000 फौजी थे, 90,000 फौजी थे। हम चले जाते हैं डिटेल्स में, असल चीज़ नहीं भूल रहे कि भाई वो क्यों वहाँ रह गए, वो गए क्यों थे, क्या मुहर्रिकात थे, ठीक है, वो भूल गए। इंडिया आगे बढ़ता गया और आप देखें कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वहाँ पर भी बेसिकली दो बड़ी पार्टी हैं, बाकी पार्टी तो छोटी सी हैं। उन्होंने चाहे वो बारी लेते गए, लेकिन वो इंडिया को प्रोग्रेस करवाते गए। और मनमोहन सिंह के ज़माने में तो इंडिया ने जो जो आप देख रहे हैं, आईटी वगैरह के में जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किए, और इन्होंने परसीव कर लिया था कि ये दौर जो है वो 2000 के आसपास इन्होंने परसीव कर लिया था कि आने वाला दौर आईटी का है। तो उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अपने जो यूथ पे खर्चा करना शुरू कर दिया था, आईटी पे। तो आप देखें, अब 20 साल ऑनवर्ड्स अगर आप देखें अभी 2023 में, तो इंडिया की जो आईटी एक्सपोर्ट्स है, ये तो 150 तो पुरानी बात हो गई, अब 150 से आगे जाके अब 190 बिलियन के करीब आ चुकी है। 190 बिलियन के करीब आईटी एक्सपोर्ट्स हैं उनकी। और मैं अभी हार्डवेयर एक्सक्लूड कर रहा हूँ, हार्डवेयर में नहीं इंक्लूड कर रहा इसमें, मैं आईटी एक्सपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ जो सॉफ्ट नेचर की है। ठीक है, 190 बिलियन, वुड यू इमेजिन इट। और क्यों? क्योंकि उन्होंने परसीव कर लिया था 2000 के आसपास। हम 2000 के आसपास क्या कर रहे थे, अब मैं आपको बताऊं, क्योंकि आज हम बात ही कंपैरिजन की कर रहे हैं। हम क्या कर रहे थे, हमने क्या किया था कि हमारा जो लॉस्ट, इसी कहते हैं ना लॉस्ट डेकेड्स, हमारी 3 डेकेड्स लॉस्ट है, 90s, 2000 और ये वाली 3 डेकेड्स हमने लॉस्ट कर दी। हमने कोई प्लानिंग नहीं की, हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, ह्यूमन कैपिटल पे हमने तवज्जो ही नहीं दी। जो बाहर जा रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जाने दो, जो आ रहा है आने दो, जो जो कर रहा है करने दो। हुकूमत की तरफ से, हुकूमती सतह पे, रियासत की सतह पे कोई प्लानिंग नहीं थी अपने ह्यूमन कैपिटल्स को आगे बढ़ाने के लिए। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, कोई इंस्टीट्यूट नहीं बने। मुझे पता है कितनी नई यूनिवर्सिटी कोई बन गई है, कोई काबिल ज़िक्र जो एशिया की जो है वो टॉप 100 में भी आती हैं, कोई नहीं है। आप इल्ला माशाल्लाह आईबीए अमेरिका ने आके बनाई, जो कराची यूनिवर्सिटी के साथ है इदारा, जिसको आप बड़ा प्राउड करते हैं, और लम्ज़ है। बाकी आप मुझे बताएं, एनईडी वही की वही है, कराची यूनिवर्सिटी की वही का वही है, सारा सब कुछ पंजाब यूनिवर्सिटी वही की वही है। आपने किया क्या है, मुझे तो ये तो समझ में बताएं आप। और जब 2000 के आसपास सबको पता था कि आईटी का बूम आने वाला है, और सब कुछ सबको पता था कि ये अब आईटी का दौर है आगे आने वाला, आपने क्यों प्लानिंग नहीं की? अब मैं उसको वजह बताऊँ, क्योंकि आपके पास जो पार्लियामेंट में लोग पहुंचते हैं वो जागीरदार और वडेरे नेचर के हैं। ठीक है, और इंडिया में जो आप पार्लियामेंट में देखें कि मिडिल क्लास भी पहुंचा हुआ है, लोअर मिडिल क्लास भी पहुंचा हुआ है, पढ़ा लिखा भी पहुंचा है, और वो जो टेक्नोक्रेट्स हैं उनकी हेल्प लेते हैं, यानी जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं और उनको वो हालांकि मुशीर रखते उनका हैं। क्लास सिस्टम भी इतना ज़्यादा खतरनाक है कि वहाँ पे बड़े मामलात हैं इस जी, चीज़ के बाद।
जी जी जी, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही जगह कर रहे हैं। उनकी जो जातिवाद है, ये जातिवाद कहते हैं, जैसे कास्ट सिस्टम जिसे आप कह रहे हैं, वो जातिवाद कहते हैं। कितना उनका प्रॉब्लम है, यानी वो तो और फिर एक टाइम ऐसा आया कि इंडियन ओरिजिन के लोग आपको हर जगह नजर आ गए। यानी हर बड़ी टेक कंपनी के जो है वो सीईओ लग रहे हैं। आपको पता है, वो एक अलग बात है कि फॉरेन पॉलिसी ने जो है इसका भांडा फोड़ा था कि ये जो आपने जातिवाद का जिक्र किया, मैं आज हकीकत बताता जाऊं कि जो ज्यादा सीईओज हैं और बाकी जो लोग हैं जो टेक कंपनीज में, ये बेसिकली ब्राह्मण है, मतलब आला जात से हैं। नीचे से तो बेचारे दलित वलित तो नहीं आते। तो ये भी एक फॉरेन पॉलिसी ने खोला था, ये जाके आप पढ़ लीजिएगा। और मैं बहुत ऑथेंटिक सोर्स कोट कर रहा हूँ आपको, क्या फॉरेन पॉलिसी और द इकोनॉमिस्ट को पढ़े, उन्होंने खोला है कि ये जो टॉप नॉच आपको नजर आते हैं, जिसको आप बोलते हो इंडियन नोशन ओरिजिन के लोग आ गए, ये बेसिकली हैं तो इंडियन ओरिजिन के, लेकिन इंडियन ओरिजिन कौन से लोग हैं? जो टॉप टियर है इनकी, जो ब्राह्मण है, जिन्हें हम जो ब्राह्मण कहते हैं। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, इनसाइड बता रहा हूँ, बेसिक बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि ये वो लोग, हम तो बोलते हैं ना बस इंडियन आ गए, नहीं, वही जो आप बात करें कास्ट सिस्टम इनका है। लेकिन उस सब के बावजूद इन्होंने इस तरीके से मैनेज किया कि सारे लोग आए, और उन्होंने एक प्रोग्रेस कंटिन्यू की। मनमोहन सिंह को देखें आप, टॉप इकोनॉमिस्ट थे वो। उनकी चाल ढाल कैसी थी, वो पहनते इंडियन थे। हमारे यहाँ जरा भी कोई पढ़ नहीं जाता तो वो सूटेड बूटेड होके वो तो ऐसा समझता है कि वो पता नहीं। आप देखें, इंडिया की एक और कामयाबी का राज ये है कि वो अपने कल्चर से जुड़े रहते हैं। वो कहीं भी चले, मैं डॉक्टर शशि थरूर एब्सोल्युटली। की बात करता हूँ, पता, शशि थरूर की बात करूँ, लातादात किताबों के ऑथर हैं, आप उनको देखें, वही साउथ इंडियन ड्रेस में होते हैं वो। और वही बंदा, आप बिलीव नहीं करेंगे, वही बंदा जब ऑक्सफोर्ड में जाता है, ऑक्सफोर्ड यूनियन में डिबेट करने, तो वो अंग्रेजों को स्पीचलेस कर देता है। यार, वो कहां गया इंटेलेक्चुअल लेवल? दरियाए सिंध, दरियाए सिंध भी उनके लिए उतना ही मुकद्दस है जितना दरियाए गंगा है। आपको मालूम है ये बात? जब भी मैं जी। दरिया सिंध के किनारे जाता हूं, मैं दरिया सिंध को इस नजर से देखता हूं कि ये तो हमारे पड़ोसी मुल्क के नेशन का जो है वो सेक्रेट दरिया है। वही लोग, लेकिन इतना फर्क कैसे आ गया इंटेलेक्चुअल लेवल पे? कोई फर्क नहीं है। मसला ये है कि आपने अपने हीरे को पॉलिश ही नहीं किया। आपके यहाँ भी हीरे लोग हैं भाई, पॉलिश नहीं किया आपने। आपने कार्बन ही रहने दिया। आपको पता है ना, हीरा कार्बन होता है बेसिकली, कार्बन ही होता है। और जी। कार्बन की एक फॉर्म कोयला होती है। मतलब एक फॉर्म कोयला और एक आप हीरा साथ में रखें, कितना फर्क है? होता है दोनों कार्बन है। पॉलिश ही नहीं किया आपने। पॉलिश कैसे होता है? वो इंस्टीट्यूट होते हैं, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, जो है वो पॉलिश करते हैं बच्चे को, उसका टैलेंट उभारते लाते हैं। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कि वो अपने कल्चर से जुड़े हैं। मैं राज बता रहा हूँ कि उनमें और हमें क्या क्या डिफरेंसेस क्या है। वो अपने कल्चर से जुड़े रहे। हमारे यहाँ मामला ये हुआ कि जरा सा हमारे यहाँ एक और मामला है, जरा सा जो कोई पढ़ जाता है ना, वो फौरन सेकुलर माइंडसेट का हो जाता है। आपने एक बात नोट करनी है, पाकिस्तान के मामले में फौरन उसके ख्यालात जो है वो आज़ादाना हो जाते हैं और लादीनी हो जाते हैं। यानी रिलीजन उसके हाथ से फिर छूटता जाता है। इंडिया में ऐसा नहीं है। डॉक्टर स्वामी है, हार्वर्ड से पीएचडी किए में, बीजेपी के पीछे बैठते हैं, वही तिलक लगाते हैं, वही ड्रेस पहनते हैं, वही आरतियां उतार रहे होते हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं। आपके यहाँ बंदा जरा सा क्या पड़ जाता है, वो कहता है मेरे को तो मतलब सूद का क्या मामला है? कुछ भी नहीं है। आपका सदर आपका के उलमा को बोलता है थोड़ी गुंजाइश निकालें सूद के लिए। जी, बिल्कुल। वो आईबीए से पढ़े हुए हैं, वो आईबीए से पढ़े हुए हैं, जिस सदर का हूँ, वो आईबीए से पढ़े हुए थे। तो जरा सा आप क्या पढ़ जाते हो, आप तो बिल्कुल लादीन हो जाते हो। मतलब पाकिस्तान में आप एक, मैं बिल्कुल नब्स पे हाथ रख के बात कर रहा हूँ अहमर। मैं ऐसे ही नहीं आपको आज तजिया बता रहा, मैं ये सब आप पूरा जायजा लेने के बाद माशरे का आपको बता रहा हूँ कि आपके यहाँ जरा सा जो पड़ जाता है वो एकदम असाधारण लिबरल ख्याल का क्यों हो जाता है, वहां तो नहीं होता। ये फर्क है, कल्चर से जुड़े हुए। इंडिया को आगे लेके जाने की बात करते हैं, यहाँ पे पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट की बात होती है। ठीक है, सुबाइयत में फंसे हुए हैं। इंडिया में भी सुबाइयत बहुत है। महाराष्ट्र वाला हमसे बोलता ज़्यादा है सूद है। कि हमसे ज्यादा सुबह, महाराष्ट्र वाला बोलता है कि मराठी बोलो, बंगाल वाला बोलता है बंगाली बोलो। लेकिन जब वो दिल्ली में सब जमा होते हैं, सब हिंदी में बात कर रहे होते हैं, सब इंडिया की बात कर रहे होते हैं। और अब तो इंडिया का नाम चेंज करने के हैं, ये भारत बार बार बात हो रही है कि इसको ऑफिशियली भारत करने के लगे। तो वो तो अपने हिंदू ओरिजिन की तरफ ले जा रहे हैं इंडिया को, और साथ साथ प्रोग्रेस भी कर रहे हैं। हम तो, इंडिया बना नहीं था भारत के नाम पे, इंडिया बना था सेकुलरिज्म के नाम पे, कि प्लूरलिस्टिक सोसाइटी होगी। ऐसा ही है ना? इंडिया तो जी, नेहरू की बिल्कुल। आप नेहरू के बारे में आप पढ़ लें, वो तो एक सेकुलर बना था, प्लूरलिस्टिक।
ये तो बीजेपी है जो भारत की तरफ ले जा रही है। हम तो इस्लाम के नाम पे बने थे कि नहीं बने थे भाई? हम तो अलग ही इसी बात पे हुए थे कि टू नेशन थ्योरी, ऐसे ही है। हमारा तो मामला ये हुआ कि हम तो मतलब ना वो वाले ना खुदा मिला ना विसाले सनम। हम जिस नाम पे आज़ाद हुए थे हमने वो काम भी नहीं किया, और दुनियावी प्रोग्रेस भी हम पीछे छोड़ गए। हमने कुछ भी नहीं पाया, हमारे हाथ खाली हैं दोनों, हमने कुछ भी नहीं पाया। उसकी वजह ये है कि हमें बैक टू बैक लीडर ऐसे मिलते गए, और उसके बाद हमने ध्यान ही नहीं दिया कि हम किस लिए बने थे और हमारा काम क्या था। यकीन माने अगर हम उसी पाथ पे चलते रहते तो हम बहुत आगे आगे होते इंडिया से, क्योंकि इंडिया की कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। आप याद रखें, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत है, वहां डिवीजन बहुत है सूबाइयत वाला, बहुत सारी उसकी कंस्ट्रेंट्स हैं। उसके बावजूद उन्होंने समहाउ मैनेज करते हुए इंडिया को आज वहां पहुंचा दिया है कि वो G20 में बात कर रहे हैं कि हर बंदा बात कर रहा था चंद्रयान की, कि भाई चंद्रयान पहुंच गया। हर बंदा ये बात कर रहा था कि इंडिया जो है G3 ना बन जाए। मतलब ये बातें आप सुन रहे हैं, ये वर्ड्स आप सुन रहे हैं, पहले आपने सुने नहीं होंगे कभी। G3 मतलब अमेरिका, चाइना और इंडिया डिसाइड करेंगे अगला वर्ल्ड ऑर्डर। अगला वर्ल्ड ऑर्डर अमेरिका, चाइना और इंडिया डिसाइड करेंगे। ये बातें हो रही हैं न्यू दिल्ली में, 2 दिन पहले ये बातें हो रही थी। सरबराह मुमलिकत ये बात डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमारे दोस्त ममालिक भी थे, मोहम्मद बिन सलमान और सदर उर्दुगान, ये वो भी सुन रहे थे ये बातें, और कोई कश्मीर का जिक्र नहीं हुआ। समझ आ रही है बात आपको? कोई कश्मीर का जिक्र नहीं हुआ। अच्छा, एक और बात मैं बताऊं, इंडिया के पीछे एक इनविजिबल हाथ भी है जो इंडिया को धक्का दे के वर्ल्ड वर्ल्ड स्टेज पर लेके आ रहा है। एक तो इंडिया की अपनी प्रोग्रेस है जो हमने बताई आपको, दूसरा है एक इनविजिबल हैंड जो कि इंडिया को धक्का दे के लाइमलाइट के अंदर लेके आगे खड़ा कर रहा है और तमाम मुल्कों को बोल रहा है कि इसके साथ कोऑर्डिनेट करो। वो है इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर इजराइल। अब मैं आपको ये वो बात बता रहा हूं जो कि इनसाइड है। इजराइल इंडिया को तमाम तरह कोऑर्डिनेशन के साथ आगे लेके लाइमलाइट में लेके आ रहा है और तमाम दुनिया के ममालिक से बोल रहा है कि भाई इससे कोऑर्डिनेट करो, ये मेरा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अगर इजराइल का कोई, यूएस के अलावा कोई दुनिया में स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वो इंडिया है। जी और ये वो इनविजिबल हैंड है जो कि आप देख रहे हैं चंद सालों में इंडिया कहां से कहां, लाइमलाइट, G3, चंद्रयान। इंडिया बोल रहा है कि मैं वर्ल्ड ऑर्डर डिक्टेट करूंगा अगले सालों में आने वाला। अहमद, जी क्या मतलब चंद सालों में हुआ क्या है ये? और हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे कोई कोई खबर है इसकी? कुछ पता है इन लोगों को कि हो क्या रहा है दुनिया में? अच्छा, अब वही वाली बात है कि पटरी से हम उतरेगा। बेसिकली हम तो पटरी से नहीं उतरे, हम तो ऐसे कंसिस्टेंट लोग हैं कि जवाल के मामले में हम ऐसे कंसिस्टेंट लोग हैं कि हमने अपनी रुत नहीं बदली। ठीक है ना? तो अगर जैसे आप थोड़ा सा पाकिस्तान की इसको, बैटिंग लाइन। भाई मैं तो आपको पहले से करता था ऑन ऑफ द रिकॉर्ड भी मैं आपको बोलता हूँ कि मैं बचपन से ही देख रहा हूँ कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन कमजोर है, और मैं, मेरे बच्चे हो गए हैं और अभी भी मैं ही देख रहा हूँ कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन कमजोर। यानी अब आपको बात समझ में आ रही है कि हमें अपनी गलतियां भी पता है लेकिन हम सुधारने को तैयार नहीं है। ना ना ना, सुधारेंगे नहीं। तो अगर आप इसको मैक्सिमाइज करें तो हम दिखा सके कि देखें ओवर द ईयर्स माशाल्लाह हमारी जो मुस्तकिल मिजाजी है वो भी नजर आए लोगों को। और ये जी, तो अगर आप देखें कि ये 1960s ऑनवर्ड हम साथ साथ चले थे। देख रहे हैं आप? जीडीपी देख रहे हैं आप? हम साथ साथ चले थे अहमद, जी और हम चलते गए चलते गए चलते गए, और आप देखें फिर आगे कि अचानक 1990 के बाद इंडिया ने थोड़ा उभरा। वो जाहिर सी बात है, उभरना था उसको, उसका हजम ज्यादा था। लेकिन 95 ऑनवर्ड्स एक अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री पे है इंडिया, जो आप बता रहे हैं बिल्कुल अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री पे है। और 2000 के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि अब हमने आईटी में जाना है, हमने पूरा जो है इंडिया को जो है वो पूरी तरीके से एक फ्लोरिश वाले स्टेट पे डालना है। 2000 पे उन्होंने प्लानिंग की, और ये देखें आप मनमोहन की जो, डॉक्टर मनमोहन और जो कांग्रेस की जो वो है, और अटल बिहारी वाजपेयी भी थे उस दौरान। तो ये आप देखें कि एक अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री नजर आती है जो कि 2015 तक हमारी रीच से आउट हो चुकी है, और 2023 में अब मजीद ये ग्राफ स्टीप से स्टीप होता जा रहा है, और हम फ्लैट से फ्लैट होते जा रहे हैं। हमारा ग्राफ फ्लैट से फ्लैट होता जा रहा है और ये स्टीप से स्टीप होते जा रहे हैं।
और अगर आप देखें तो हम 375 बिलियन के करीब हमारी जीडीपी है, 375 बिलियन डॉलर्स में बात कर रहा हूं, और इंडिया 3 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुका है। 3 ट्रिलियन मतलब 3000 बिलियन, 3000 बिलियन को इंडिया क्रॉस कर चुका है जीडीपी में, और मैं डॉलर टर्म्स में बात कर रहा हूं दोनों की। और हम अभी तक खड़े हुए हैं जो है 375 के करीब करीब हमारी बिलियंस की जीडीपी है, ठीक है। और हम 5th पॉपुलस कंट्री हैं, 5th पॉपुलस कंट्री हैं हम, और हमारा 10 मिलियन का डायस्पोरा बाहर है, यानी हम मतलब 1 करोड़ हमारे पाकिस्तानी बाहर रहते हैं। इतने तो यूरोप के मुल्कों की आबादी भी नहीं है जितने हमारे पाकिस्तानी बाहर हैं। लेकिन फिर भी हमारा हाल ये है कि हमारी जीडीपी जो है मेरे भाई वो है 375 के करीब। अब मैं स्पेशल फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको बताता हूँ ये, और ये अगर देखें तो मुख्तलिफ 5, 10, 15 आगे पीछे हैं। तो ये इसके मुताबिक जो हमारी जो जीडीपी है ये 341 बिलियन, वही 3.5 के करीब है। और जो है हमारी जो हमारा रैंक है जीडीपी में वो 46th है, और इंडिया का 5th है। मैं कंपैरिजन कराता चल रहा हूँ साथ साथ, और आप अगली स्क्रीन पे इंडिया का भी दिखा दीजिएगा ताकि व्यूअर्स को पता लग जाए हमारा जो रैंक है जीडीपी वाइज। यानी जीडीपी क्या कहते हैं, जीडीपी हमारे आम आवाम के लिए हम बता देते हैं। जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब एक कंट्री गुड्स एंड सर्विसेज कितने के बनाती है पूरे साल में। तो इंडिया उस मामले में जो उसकी जो इनकम है बेसिकली वो उसमें वो 5वें नंबर पर है दुनिया में, और उसने अभी रिसेंटली यूके को सरपास किया है। यूके को सरपास कर चुकी इंडिया, यानी यूके अब नीचे इंडिया से जीडीपी वाइज। वो यूके जिसने कॉलोनी बनाया था इंडिया को, अब वो इंडिया से नीचे है मेरे भाई। ये आप समझे उनके कॉन्फिडेंस का लेवल कितना हाई हो चुका है इंडियंस का। आप जरा अंदाजा लगाएं कि अपने कॉलोनियल मास्टर से ऊपर जा चुका है। यूके अभी 6ठे नंबर की इकोनॉमी है जीडीपी वाइज, और इंडिया 5वें पे। हम अपने 46 है। हमारी तो मुस्तकिल मिजाजी ऐसी है कि हमने नहीं आना, माशाल्लाह हमने माशाल्लाह। 40s में रहना है। माशाल्लाह भाई, ये देखें ना आप। अच्छा, अब आप देखें जीडीपी रैंक वाइज इंडिया 5th है। जीडीपी ग्रोथ देखें, जीडीपी ग्रोथ इंडिया की 6.3 है, ठीक है। ये जो मैंने आप तीसरी लाइन में देखे आप 6.3 है। और पर कैपिटा क्या मतलब होता है, एक बंदे की इनकम कितनी बनती है ऑन एवरेज। एक बंदे की इनकम जो बनती है वो $2601 है। अब जरा हमारे वाले पे आ जाएं ग्राफ पे ताकि हम उसका भी तकाबली जायजा ले लें। एक तो हम हमारा आपको पता है कि हम जो है वो अभी तक वही 350 के करीब की जीडीपी पे घूम रहे हैं, 350 बिलियन की जीडीपी, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट तो बढ़ती नहीं है। और अगर पाकिस्तानी बाहर चले जाए बेचारा तो अपने वो घर वालों के लिए वो रेमिटेंसेस भेजता है, तो वो अगर बढ़ गई तो बढ़ गई, तो नहीं बढ़ी तो बस अल्लाह मालिक है। हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ तो होटल का नाम भी अल्लाह मालिक रख देते हैं कि अल्लाह मालिक है। होटल का नाम, रेस्टोरेंट का नाम अल्लाह मालिक रख देते हैं कि चलो ठीक है भाई। तो ठीक है जी। तो 46 नंबर पर हमारी, ठीक है। देखिए 5th पॉपुलस कंट्री, 47 में हम 7 आजाद हुए, हम रह गए 46वें नंबर पे, वो चला गया 5वें नंबर पे। अच्छा, हमारी जीडीपी ग्रोथ है 0.5, वो कहां था 6.23 पे था, हमारी है एग्जैक्टली 0.5 ग्रोथ है। और पर कैपिटा उनका था 2600 कुछ, और हमारा है 1500। अच्छा, हमारे जबकि कुछ उनकी व्यूवर्स जो है ना इस वक्त, सलमान भाई कथा कलामी के लिए माजरत, कुछ व्यूवर्स हमारे इस वक्त इंडिया से भी उन्होंने ज्वाइन किया है और वो कमेंट्स भी कर रहे हैं साथ में। तो अच्छा आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, जो जो हमारे व्यूवर्स हैं इंडिया से उनको पहले तो वेलकम करना चाहूँगा। और साथ में कोई किसी भी बात पर अगर आप कमेंट करना चाहें, कोई फिगर अगर ऐसा हो जो आपको लगता हो कि हम गलत दे रहे हैं आपकी कंट्री के मुतालिक, तो आप उसको सही कर सकते हैं। जी जी सलमान भाई। जी बिल्कुल सही कर रहे हैं। और बस हाँ, बस ये कि कंजर्वेटिव फिगर्स दीजिएगा, कि हम भी कोशिश करते हैं कंजर्वेटिव फिगर्स लें, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट के खमीर में एग्जैजरेशन शामिल है। मुबालगा राई तो हमारे लोग जो है जी इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में मुबालगा राई तो हमारे सब में शामिल है। हमारी मूवीज़ देख लें आप, हमारे लिटरेचर देख लें, मुबालगा राई माशाल्लाह हम लोग बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं। तो ठीक है, जीडीपी पर कैपिटा आप देख लें तो ये है। इकोनॉमी को अगर आप कंपेयर करें तो इंडिया हमसे कहाँ से कहाँ निकल गया। हम 350 बिलियन के करीब हैं, या 375 भी हैं कुछ स्टैट्स के मुताबिक। हमारा एक और भी अलमिया है कि हमारा कोई स्टैट्स की बॉडी नहीं है प्रॉपरली जो हमें ये बता सके कि ऑथेंटिक स्टैट्स क्या है। तो हमने ये कलेक्ट किए हैं मतलब मुख्तलिफ ज़राए से कंपेयर कर करके जो कंजर्वेटिव फिगर्स हैं वो लिए हमने। तो 350 बिलियन की ये हो गई, और इंडिया जो है वो 3.5 जो है वो ट्रिलियन पे पहुंचा हुआ है, और यूके को सरपास करके 5वीं पोजीशन पे आ गया है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि G3 के ख्वाब देख रहा है, इसका मतलब है कि वो अगला एम ये देख रहा है कि वो जापान और जर्मनी को सरपास करके उनसे तीसरी पोजीशन ले ले। अभी अभी जो हाल ये है कि अमेरिका पहले नंबर पर है जीडीपी वाइज, चाइना दूसरे पे है,
और जो है जापान तीसरे पे है और जर्मनी चौथे पे है और इंडिया पांचवे पे, ठीक है, और छठे पे यूके आ गया, फिर यूके के बाद फ्रांस है, आपको पता है। तो इस तरीके से ये चलती है। तो भाई फिगर्स तो आपने देख ली, हम बात करते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स से, हम तो हवा में बात नहीं कर रहे, ये सब फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। और हमारी कंसिस्टेंसी ऐसी है कि हम इसको बढ़ाने की सोच ही नहीं रहे। अब ये देखें, आप जीडीपी वाइज अगर आप कंपैरिजन करें तो ये सारा आप देखें, यूनाइटेड स्टेट्स 20 ट्रिलियन पे है, 17 पे है, जापान फिर 4.2 पे है, फिर जर्मनी 4 पे है और इंडिया 3.3 के करीब है, और फिर यूके नीचे है उसके। देखें आप, उसने अपने कॉलोनियल मास्टर को सरपास कर दिया। आप कॉन्फिडेंस का लेवल आप इंडिया का आप चेक करें, आप अंदाजा लगाएं, जो अपने कॉलोनियल मास्टर को सरपास कर चुका हो जीडीपी में, और वो यही एग्जैक्टली बोलते हैं इंडियंस, वो इंडियंस यही बोलते हैं कि जब वो बरतानिया उनको कॉलोनाइज करने आया था, उससे पहले इंडिया की जो इकोनॉमी थी पूरी, जो जॉइंट इंडिया, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश की जो सब कॉन्टिनेंट की जो इकोनॉमी थी, वो दुनिया की 25% की थी। मतलब पूरी दुनिया की जो 25 पूरी जीडीपी थी, उसकी 25% जीडीपी सब कॉन्टिनेंट की थी। और जब वो छोड़ के गया है अंग्रेज लूट लाट के, तो वो 1.5% पे रह गई थी। इंडिया ने दोबारा अपने आप को रिवाइव किया है। ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है अमर, वी नीड टू टेक we don't need to take it as a granted ना, मतलब we need to give them some credit for this। यानी 1.5% की जो छोड़ के गए थे उसको उन्होंने वहां से फिर दोबारा से रिवाइव किया। जो मेहनत उन्होंने ये इसके पीछे की है, कुछ भी सही है या गलत है, तरीकाकार से हमें इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जो मेहनत उन्होंने की ऑफ कोर्स वो काबिले देखिए, हम तारीफ ही है। जी बिल्कुल प्लानिंग की है, सादगी अपनाई है, मेड इन इंडिया पे उन्होंने रिलाई किया है। एक अरसे तक हमारी तरह नहीं गए कि भाई इम्पोर्टेड, हर चीज़ इम्पोर्टेड। मेड इन इंडिया उनका बहुत बड़ा एक राज है, सीक्रेट है कि जिन्होंने मेड इन इंडिया पे इक्तफा किया है, प्राउड करते हैं अपनी चीज़ों पे। और ये फिर ये वही वाली बात है कि ये जो कंट्री वाइज है, अब ये अब बता रहे हैं आपको कि ये डिफेंस बजट आप बेसिकली जो है वो बता रहे हैं कि ये डिफेंस बजट है जो जीडीपी के परसेंटेज वाइज वो करते हैं। देखें, यूनाइटेड स्टेट्स तो आपको पता है उसका बनता भी है, क्योंकि वो तो आपको पता है पूरी दुनिया में वो पुलिसमैन है, तो वो तो एग्जैक्टली। पूरी दुनिया में आपको पता है उसको तो पूरा दुनिया में खर्चा करना है डिफेंस। फिर चाइना को वो अपनी एक बैलेंस बरकरार रखना है रीजन में, उसके लिए चाहिए। रशिया को भी ये करना है बाइपोलर वर्ल्ड के लिए। इंडिया उभरती हुई ताकत है, तो तकरीबन 8 पॉइंट मतलब 82 और 81 बिलियन ये भी खर्च करता है। सऊदी अरेबिया, आपको पता है सऊदी अरेबिया को कुछ जो है वो फॉल्स अलार्म दिए हुए हैं पूरी दुनिया ने कि आपका ये दुश्मन है वो दुश्मन है, उसकी वजह से उसको भी मेंटेन करना पड़ता है। हम इस लिस्ट में नहीं है, हम 20 में नहीं है, हम हैं, लेकिन हमारा जो स्पेंडिंग है वो हम एक और ग्राफ में हम शो करेंगे, वो तकरीबन 10 से 11 बिलियन डॉलर्स के करीब है। हम भी हैं, लेकिन हम अपने जीडीपी वाइज बहुत खर्च कर रहे हैं। यानी इस चीज़ को प्रोपोर्शन में देखा जाएगा। हमारा जीडीपी छोटा है, हमारा पाया ही छोटा है, तो अगर हमारा पाया छोटा है तो हमारा लूप भी छोटा होगा ना स्पेंडिंग का। तो हमारा जीडीपी का पाया 350 और 375 बिलियन के करीब का है, तो उस हिसाब से, लेकिन उस हिसाब से प्रोपोर्शनेटली हम ज़्यादा खर्च करते हैं डिफेंस में। जी, ये डिफेंस का दोनों ममालिक का कंपैरिजन है, ये हमें ज़रूर कराना था ये, ताकि हम लोगों को बता सके कि प्रायोरिटीज़ क्या हैं। 75 से 80 बिलियन के करीब इंडिया का डिफेंस बजट है, हमारा तकरीबन 10 से 11 है। और लेकिन मैं आपको एक बार बताना चाह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें डिस्प्रपोर्शनेट हैं पाकिस्तान के केस में। आज वो हम ये बताने लगे कि हमारे जो आबादी आप देखें, और जो मिलिट्री जो पर्सनल है वो तकरीबन 6.5 लाख के करीब हमारे हैं, और उनके तकरीबन 15 लाख के करीब हैं। ठीक है, 15 लाख के करीब हैं फौजी, जो कि आप देखें इंडिया का साइज देखें, उसकी पॉपुलेशन देखें, उस हिसाब से उसने बहुत छोटी आर्मी रखी हुई है। देख रहे हैं आप, 15 लाख की आर्मी रखी हुई है कंपैरिजन में, अगर आप उसको निकालें चाइनीज़ की जो आर्मी है उसके मुकाबले में। तो और अभी तो दुनिया का नंबर 1 पॉपुलस कंट्री हो चुका है इंडिया, चाइना को सरपास कर चुका है पॉपुलेशन में भी। अच्छा, रिजर्व देखें, उन्होंने 2.2 रखे हुए, आपने 5 रखे हुए। टैंक्स में आप देखें बहुत करीब करीब हैं आप देख रहे हैं, ये है डिस्प्रोपोर्शनेट जो हम बताना चाह रहे हैं आपको। टैंक्स के मामले में देखें, इंडिया इतना बड़ा मुल्क होते हुए 4,600 टैंक रख के बैठा हुआ है, और आप इतना सा मुल्क होते हुए 3,700 टैंक रख के बैठे हुए हैं, फिर आप बोलते हैं मेरे को खतरा है। एयरक्राफ्ट देखें आप, वो 2,200 रख के बैठा हुआ है, आप 1,400 रख के बैठे हुए हैं। नेवल वेसल देखें आप, इंडिया 295, आप 114, और सबसे ज्यादा आप नीचे देखें न्यूक्लियर वेपन में, आप आगे हैं इंडिया से। एक चीज तो मिल गई अहमद, मैंने भी बड़ी मुश्किल से एक चीज ढूंढ ही ली थी जिसमें हम आगे थे, क्योंकि मुझे पता है कि हमारी जो कौम को नंबर 1 वाला नशा हुआ है ना, तो कहीं तो वो नंबर 1 वाला नशा हमने उतारना है। तो ये नशा तो है ना नंबर 1 वाला, कि हम नंबर 1 तो है ना कहीं ना कहीं। तो ये देखिए, ये वो जगह है फाइनली, इवेंचुअली
इस पूरे कंपैरिजन में मुझे वो पॉइंट पे आपको लाना ही पड़ गया कि जहां हम आगे हैं, और ये देखें आप, यहाँ हम आगे हैं, ये आप ग्रीन में देख रहे हैं 165 से 75 तक, और वो बेचारे बहुत पीछे रह गए हमसे, सलमान भाई, 150 सवाल से ये है कि 160। क्या ये आगे होना, वाकई आगे होना है, इसका कोई फायदा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? देख ले, अगर इसकी वजह से लोगों का पेट भर सकता है, लोगों की ज़िंदगी में खुशहाली आ सकती है, महंगाई कंट्रोल हो सकती है, और मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है, खुशहाली आ सकती है, तो फिर ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर नहीं आ सकती, इसका जवाब ना में है, तो फिर देख लें आप इसका क्या फ़ायदा है। एक डेटरेंस के तौर पर तो हमें पता है कि ज़रूरी है, लेकिन क्या तादाद में इतना आपको ज़्यादा रखना की ज़रूरत है? मतलब हर चीज़ प्रोपोर्शनेट में है ना। देखें अमर, हम क्या बताने लगे, हर चीज़ आपने, बाकी सारी चीज़ें प्रोपोर्शनेट में। अगर अभी हम बोलेंगे आपकी जीडीपी कम है, आप बोलेंगे यार इंडिया इतना बड़ा भी तो है, ठीक है भाई, समझ गए। अभी मैं आपको बोलूंगा कि ये है, तो आप बोलोगे यार इंडिया इतना बड़ा भी तो है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर भी इंडिया इतना बड़ा तो है भाई, तो आप अपने हिसाब से, अपने साइज के हिसाब से रखो। और वैसे भी आपने ये बोला हुआ है, आपका डॉक्ट्रिन ये है न्यूक्लियर वेपन्स का, न्यूक्स का, कि डेटरेंस के लिए रखा हुआ है। डेटरेंस के लिए रखा हुआ है इसलिए कि कोई हम पे हमला ना कर दे। हमने एक शोकेस वेपन रखा हुआ है कि भाई हमारे पास ये है, खुदा ना खास्ता हमारे ऊपर कुछ, जो वो कहते हैं ना, हमारे टिपिकल जो एक जुमला है, मैली आंख आंख से मत देखना हमारी तरफ, वो होता है ना, हमारे यहाँ बोलते हैं मैली आंख से मत देखना, तो मैली आंख से मत देखना ये हमारे पास पड़ा हुआ है। तो डेट हमारा डॉक्ट्रिन में है ये, मतलब हमारा मिलिट्री डॉक्ट्रिन है कि हमने डेटरेंस के लिए रखा हुआ है, लेकिन आउट ऑफ प्रोपोर्शन है। ये देखिए आप, उससे भी ज्यादा है, इंडिया से भी ज्यादा है, आउट ऑफ प्रोपोर्शन हमने रखा हुआ है। लेकिन अगर सलमान भाई, लिटरेसी रेट के मुतालिक मैं जानना चाह रहा था कि लिटरेसी रेट के बारे में क्या ख्याल है आपका? अब आए ना, अब की चीजों पे आ रहे हैं आप, जिससे दुनिया जो है नापती है आपको कि आप हो कौन। अब आए ना आप जी। तो लिटरेसी रेट भाई, मैं जब छोटा था, जब भी 50s में था, और अभी भी 50s में ही है, और इंडिया आके ले गया है लेट 70s में। तो अगर आप ये देखें, तो अब रीजन से भी आप देख लें कंपैरिजन, तो ईरान का, मतलब पड़ोसी मुल्क जिस पर दुनिया भर के सैंक्शंस लगे हुए हैं, 85% लिटरेसी रेट है। चाइना 80, दुनिया की दूसरी बड़ी पॉपुलेशन, मतलब दुनिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन को पढ़ाना लिखाना मुश्किल बात है, दूर दराज कस्बों में रहते हैं लोग। इंडिया 74 to 75%, और आप अभी तक वही 58% है। एंड बाय द वे, आपके लिटरेसी रेट में वो लोग भी शामिल हैं जिनको अपना नाम लिखना आता है, उनको हम लिटरेट गिनते हैं। समझ आ रही है आपको बात? आपकी लिटरेसी रेट जी का डेफिनेशन ये है कि जिसको अपना नाम लिखना आता है वो लिटरेट समझा जाता है। तो अगर रियल, जिसे कहते हैं इकोनॉमिक टर्म में रियल लिटरेसी रेट निकालें, तो आप खुद सोच लें, आप खुद निकाल लें फिर रियल लिटरेसी रेट, जिसको आप कहते हैं सोचने समझने पढ़ने लिखने वाला बाशऊर आदमी, वो कितना होगा, वो आप चलें, खुद भी अगर निकाल लें फिर। मैट्रिक अगर फिल्टर कर दिया जाए कि भाई मिनिमम लिटरेसी रेट के अंदर फॉल करने के लिए मिनिमम जो हम्म तालीम है वो मैट्रिक है, तो आप क्या समझते हैं कि कितना परसेंट हो जाएगा? मेरे भाई ये फिर बड़ा, मैं वही वाली बात है, मैं कंजर्वेटिव फिगर्स, मैं चाह रहा हूँ कि कंजर्वेटिव फिगर नहीं दूँ इस केस में, लेकिन अब तो मजबूर कर रहे हो तो मैं दे देता हूँ। ये आपके 20s में होगा या अर्ली 30s में होगा, दैट्स इट। हम्म। तो फिर आप बता लो उस नेशन को मैनिपुलेट करना कितना आसान है, जो जिसका सोचने समझने वाला तबका 20s में हो या 30s में हो लिटरेसी रेट में, तो उसको मैनिपुलेट कितना आसानी से किया जा सकता है, उसको कितनी आराम से प्रोपेगेंडा मशीन में जो है वो डाला जा सकता है। बड़ा आसान है ये काम, और यही वो साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो हमारे ऊपर अप्लाई किया जा रहा है एमआर। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा सलमान भाई, एक चीज़ आपने बात की G20 के हवाले से, तो अभी रिसेंटली कॉन्फ्रेंस भी हुई है, तो उस मुतालिक थोड़ा-सा बताइएगा, क्योंकि प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा हमारा होगा ये, इसमें हम वो चीज़ कवर करना चाहेंगे, तो थोड़ा-सा उस मुतालिक बताइएगा। ज़ाहिर है कंपैरिज़न तो हमने किया, हमने चीज़ें देखी जहाँ पर हमें लगा कि ऑफ कोर्स हम बहुत सारी चीज़ों में बहुत पीछे रह गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम पहले हमेशा से पीछे थे, हम बहुत आगे भी थे कभी, लेकिन कुछ टर्न्स एंड ट्विस्ट इस तरीके से हुए इवेंट्स के हमें जो है हम पीछे रहना पड़ गया। हमारा खास तौर पे आप बता रहे हैं हम आगे थे जी, हमारा स्पेस प्रोग्राम हमने पहले शुरू किया था। जी। आप और बोले, हम स्पेस में आगे थे, लेकिन आज वो 2023 में चंद्रयान जो है वो लैंड करके बैठे हुए हैं आपके सामने। दुनिया उनकी जो है वो बल्ले बल्ले कर रही है, उनकी प्रेस कर रही है, और इंडिया ऐसे नहीं करता। मैं मीडिया को फॉलो कर रहा होता हूँ, हर प्रोग्राम में वो जब फॉरेन इंटरव्यू करते हैं किसी से, किसी भी फॉरेन पर्सनैलिटी से, तो वो ज़रूर मेंशन करते हैं ये बात कि आपका चंद्रयान के बारे में क्या ख्याल है।
और आपका हमारी इस अचीवमेंट के बारे में क्या ख्याल है, या हमारा उस अचीवमेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो जिसको नहीं भी पता होता ना, फॉरेन बंदा बैठा होता है, उसको नहीं पता, उसको भी पता लग जाता है कि यार ये इनकी नई अचीवमेंट है इंडिया की। तो ये भी तरीका होता है। और हमारा मीडिया जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया, उसकी जो साउंड बाइट्स हैं, अगर आप वो देख लें तो या तो आपको डिप्रेशन हो जाएगी, आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, या आपको ऐसा लगेगा कि कुछ कुछ जो है ना, वो बंदर के हाथ में डुगडुगी दे दी है, यानी माइक पकड़ा एग्जैक्टली। दिया आपने बंदर के हाथ में, उसको पता ही नहीं है कि इसको यूज कर, उसको पावर का अंदाजा ही नहीं है। ये जो एयर टाइम है, इसकी पावर का अंदाजा ही नहीं है कि आप कितने लोगों का माइंड जो है उसको पॉजिटिव तरीके से चला सकते हो, अगर आप उसको अच्छी तरीके से यूज करो। तो वो ऐसा लगता है कि बंदर के हाथ में डुगडुगी दे दी है। और वहां देखें, वो हर बात में इंडिया को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, इंडिया की जो है वो पब्लिसिटी हो रही है, इंडिया को, इंडिया इंडिया इंडिया। तो मतलब ना करते करते जब आप एक रेसोनेट करते रहते हैं एक ही बात को, तो फिर जिसको नहीं भी पता होता उसको भी पता लग जाता है हमारा एक बात। तो G20 के हवाले से जो आप बात करी, बिल्कुल उन्होंने इस केस में भी ये किया। और G20 बेसिकली ग्रुप ऑफ 20 है। ग्रुप ऑफ 20 ये बेसिकली इकोनॉमिक एक ग्रुप है जिसको बनाया गया था 1999 में। और अब जो है एक एक मेंबर जो है वो इसकी वो करता रहता है, आपको पता है, होस्टिंग। तो अब इंडिया के हिस्से में आई थी, और इंडिया ने जबकि बुलाया। और इसमें मैं एक बताना ज़रूरी समझूंगा कि चाइना के जनरल ये हैं प्रेसिडेंट शी, ये नहीं आए, प्यूटिन नहीं आए। प्यूटिन ने अपना फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर भेज दिया, मोहम्मद बिन सलमान भेज दिया, किंग सलमान की जगह मोहम्मद बिन सलमान आए। तो बहुत सारे लोग नहीं आए, लेकिन हमारे जो दोस्त हैं, खास दोस्त उर्दुगान, वो आए थे। आपको मालूम है, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे पाकिस्तान के बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन ये कैसी दोस्तियां हैं, मुझे तो भाई समझ नहीं आ रही, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। मतलब कैसी दोस्तियां हैं कि पाकिस्तान के ऊपर से सब उड़ते हुए चले गए, किसी ने ये नहीं बोला कि भाई पाकिस्तान में कुछ इश्यूज हैं, कंसर्न है, कश्मीर है, ये है, कोई जिक्र नहीं है। वैसे भी एक इकोनॉमिक फोरम था, इंडिया ने अपनी जो एक एजेंडा सेट किया था वो उसने पूरे शिद्दत के साथ परसू किया। चंद्रयान की जो अपनी अचीवमेंट है वो डिस्कस करी G20 में, और कोशिश ये करी कि G20 का जो स्टेज है वो बेसिकली उससे जो अपना एजेंडा है उसको वो परसू करे, और वो बेहतरीन तरीके से। एक चीज पे तो आपको फुल मार्क्स देने पड़ेंगे उनको, फॉरेन पॉलिसी जिस तरीके से उन्होंने पिछले 10 साल में, 5-10 साल में जो चलाई है, उस पर आपको फुल मार्क्स देने पड़ेंगे। यानी यूक्रेन और रशिया के जंग में भी उन्होंने ऐसी एक पोजीशन ली कि वेस्ट बोल रहा था कि आप कंडेम करो रशिया को, उन्होंने कंडेम नहीं किया। ऑयल भी खरीदते रहे रशिया से। ब्रिक्स के मेंबर भी हैं, ब्रिक्स के मेंबर भी हैं जिसमें रशिया, चाइना है, और दूसरी तरफ अमेरिका के सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी हैं। अमेरिका से पैसिफिक जो है, इनका जो उसका कमांड है, उसका नाम ही चेंज करा के इंडो पैसिफिक करा लिया इन्होंने। लेकिन यानी अब हर चीज के बावजूद भी सलमान भाई, मैं एक चीज हमेशा ये सोचता हूँ, मेरा पहले भी आपसे सवाल था, अभी यही सवाल है कि क्या विकेट के दोनों तरफ खेलना, हाँ, हिंदी वर्ड एक है, हानिकारक साबित नहीं हो सकता इनके लिए? देखें, विकेट के आप दोनों तरफ खेलते हैं, एक दिन तो आपने पकड़े जाना है, ये बात आपकी सच है। लेकिन वो पकड़ाई, वो कहते हैं ना जो हमारी स्लैंग लैंग्वेज में, पकड़ाई नहीं दे रहे। वो पकड़ाई इसलिए नहीं दे रहे कि वो बेसिकली कवर कर रहे हैं हर उस चीज को अपनी प्रोग्रेस से। अभी कहीं और बात होनी थी तो चंद्रयान का वो लिया है मामला, ये देखें, मैं पहला बंदा हूं जो मून के साउथ पोल पे उतरा हूं। भाई सब बोल रहे वाह वाह, ये तो आपने क्या कर दिया। वो क्योंकि वो रुक नहीं रहे, वो हमारी तरह स्टैटिक पोजीशन में नहीं है भाई, एक जगह रुके हुए नहीं है, वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो बॉल को जो है वो रोल कर रहे हैं। तो वो क्या हो रहा है कि वो उसको कवर करते चलते हैं। और दूसरी बात ये कि फॉरेन पॉलिसी में ना इंटरेस्ट होते हैं, नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। अब मुझे बताओ, अमेरिका के पास क्या ऑप्शन है इस रीजन में चाइना को कंटेन करने का, और क्या रास्ता है सिवाय कि इंडिया को खड़ा करे। तो मजबूरी है, इंडिया को ये पता है कि उसकी मजबूरी है यूएस की, तो वो उस मजबूरी का फायदा उठाते हुए अपना पूरा गेम खेल रहा है। उधर वो ब्रिक्स में बैठा हुआ है, ब्रिक्स उसी का इनिशिएटिव है, यानी रशिया और चाइना और उसी का इनिशिएटिव है, जो कि वेस्ट के खिलाफ है। वो वहां पे मेंबर बन रहा है, ठीक है। तो दोनों हाथों में, जिसे कहते हैं, आप जो बोल रहे हो कि दोनों विकेट के दोनों तरफ खेले, दोनों हाथों में लड्डू लेके रखे हैं। जब तक मामला चलेगा, मैं आपको ये भी बता दूं, जब चलेगा कब तक ये मामला, ये जब तक चलेगा जब तक थर्ड जो वर्ल्ड वॉर है, थर्ड वर्ल्ड वॉर, उसकी सफराई नहीं हो जाती, तब तक ये मामला चलता रहेगा। जब वो सफराई होगी फाइनली, तब इंडिया को फेंस से उतरना पड़ेगा फाइनली। जब तक इंडिया, जो इंडिया का ट्रेंड बता रहा है, इंडिया बहुत सक्सेसफुली फेंस पे बैठ के तमाशा देखता हुआ चलता है,
अपनी प्रोग्रेस कर रहा है, नई से नई चीजें करे जा रहा है, इकोनॉमिक तौर पे। अब बात बताया, वो यूके की क्यों सुनेगा? वो यूके की जीडीपी को सरपास करके आ गया। अब वो बोलेगा यार तुम तो किससे पारी ना हो गए, कॉलोनियल मास्टर, पीछे बैठो तुम, अपनी जगह पे बैठ जाओ। अपनी जगह पे बैठो, तुम कॉलोनियल मास्टर हो, ठीक है ना? तुम हमें बोलते थे कि स्नेक चार्मर बोलते थे हमें, यही बोलता था चर्चिल इनको कि ये रैबिट की तरह ब्रीड करते हैं, ये स्नेक चार्मर है, यही यही वो अभी भी बोलते हैं कि हमें तुम ये बोलते थे ना। आज हमारा हाल ये। शशि थरूर साहब बोल रहे हैं, मैं एयरपोर्ट पे गया तो एक बंदा, मुझे पता नहीं कोई गोरा था, वो कह रहा आप इंडियन हो यार, मेरा लैपटॉप सही कर दोगे, सुना है आप लोग बहुत तेज हो इस मामले। ये इमेज बन चुकी है, स्नेक चार्मर से लेके ये इमेज हो गई है इंडिया की, कि हर बंदा उनको समझ रहा है कि वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस कोई नेशन है भाई, और ये तो सब कर देंगे। ये इमेज बनाने के लिए इन्होंने जो मेहनत की है, सड़तोड़ जो कोशिशें की हैं, इसको आपको बनाना पड़ेगा। और आखिर में G20 के स्टेज पे इन्होंने बताया कि G20 इनका पिनेकल है, बेसिकली अभी तक का पिनेकल है, कि इन्होंने 2023 इनके लिए इतना सुनहरा दौर है कि चंद्रयान भी पहुंच गया, और ये G20 की सरबराही भी है, और अब इन्होंने जो है वो होस्टिंग की, और जो बताया दुनिया को हमारी इतनी अचीवमेंट है, इंडिया तो बस। और अब G3 की बातें हो रही हैं, वो कह रहे हैं कि हम वर्ल्ड ऑर्डर डिक्टेट करेंगे चाइना और अमेरिका के साथ बैठ के। अब और एक और बात बताऊं, मत भूलिए बर्तानिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं, ऋषि सुनैक। जी। भाई आप कहां पर हैं? प्रेसिडेंशियल जो कैंडिडेट की जो रेस चल रही है अमेरिका में, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स की, उसमें विवेक रामास्वामी आ रहे हैं। निकी हेली का बैकग्राउंड वही है। अभी जो कामला हारिस है, वो कामला दीदी बोलते हैं उसको, वो भी इंडियन ओरिजिन की है, जो अभी बैठी हुई है वाइस प्रेसिडेंट। भाई किधर हैं आप कहां हैं? आपका हम वो ले दे के इंडिया बंदा था सादिक खान, आपका वो बंदा था, हाँ, आपका वो बंदा था। अच्छा, ऋषि सुनोक आके यहाँ पे आरतियां उतार रहा है, पूजा कर रहा है, ठीक है, यहाँ के इंडिया के G20 में। आपका बंदा जो ओरिजिन पाकिस्तानी ओरिजिन का बंदा है, सादिक खान, वो LGBT प्राइड का हिस्सा है, वो तो कुछ और है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ अहमद, मैं नब्स पे हाथ रख के बोल रहा हूँ, पाकिस्तानी जरा सा क्या पढ़ लेता है, वो अपने आप को एकदम सेकुलर बना लेता है, वो अपने ओरिजिन और कल्चर से जुड़े हुए, और दुनिया को कहते कि योगा करो आप। मोदी ने न्यूयॉर्क में जाके योगा करवाया भाई, स्टेट विजिट पे जब गए थे वो चंद महीने पहले, न्यूयॉर्क में पूरा वो स्टेडियम योगा कर रहा है। किसके कल्चर को प्रमोशन मिल रही है? इंडियन कल्चर को। उससे पहले ट्रम्प के दौर में हाउडी मोदी के नाम से उन्होंने पूरा वो फंक्शन किया था, वो जो मैक्सिकन ट्रम्प है, हाउडी मोदी के नाम से पूरा फंक्शन हुआ था, जिसमें ट्रम्प भी था, पूरा इंडियन डायस्पोरा था वहां पे। आपकी तो कोई बात ही नहीं होती। किसी को बोलो, मेरा भी दोस्त आया था, उससे बोला, तो ना कौन सी डिश सबसे ज्यादा बिकती है भाई देसी? उन्होंने भाई बटर चिकन, इंडियंस ने इतना फेमस कर दिया उस डिश को, बटर चिकन को अमेरिका में, कि तो मैंने लिया यार उससे बहुत बेहतर अल्टरनेटिव हमारा जो है वो चिकन हांडी है, बिल्कुल उसका अल्टरनेटिव है। कह रहा नहीं यार, उस नाम, वो हमें पता है वो अच्छा है, पर उस नाम से बेच नहीं सकते, ज्यादा बिकता वही है बटर चिकन। एग्जैक्टली। मतलब मैं किस किस माइक्रो लेवल पे तुम्हें जाके ये बात बताऊं कि उन्होंने सालों लगाए हैं, एक इमेज बिल्डिंग की है, एक परसेप्शन बिल्डिंग की है, तब जाके आप पहुंचे। पर आखिरी में क्विकली जरा रिकमेंडेशन की तरफ में आ जाऊं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। सोल्यूशन, पाकिस्तान को सोल्यूशन ये करना है मेरे भाई, पाकिस्तान को पहले कंफ्यूजन से निकलना है कि करना क्या है भाई। एक बार डिसाइड करना है। डिक्टेटरशिप, एक बार डिसाइड कर लो, डिक्टेटरशिप या डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रखनी है, या इसी तरीके से खली वली निज़ाम चलाना है, जैसे अरबी में बोलते हैं खली वली निज़ाम चलाना है। एक दफा डिसाइड कर लो। इकोनॉमी कैपिटलिस्टिक रखनी है, इस्लामिक इकोनॉमी अगर बनाना है तो प्रॉपर उस पर काम कर लो, ठीक है। सोशल सिस्टम अंग्रेजों से मुतासिर होना है या अपना निज़ाम चलाना है, पहले इस कंफ्यूजन से निकल जाओ। और इररिस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट, स्टेट की एक पॉलिसी बनाओ, 10 साल का प्लान, 20 साल का प्लान, 30 साल का प्लान, जैसे सऊदी अरब ने जो है विजन 2030 दिया हुआ है। डेवलपमेंट करो, लिटरेसी रेट बढ़ाओ, टारगेटेड करके जाओ, लिटरेसी रेट हमने इतना बढ़ाना है, आईटी की एक्सपोर्ट हमें इतनी करनी है, टारगेटेड जाओ। और जीडीपी आपके लिए 1 ट्रिलियन क्रॉस करना कोई बड़ी बात नहीं है अहमर। आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, इकोनॉमिक पॉलिसी में स्टेबिलिटी चाहिए, आपको कुछ रेडिकल चीजें लेनी पड़ेंगी। मैं आपको बता रहा हूं, जब हम बात करते थे इकोनॉमी की, जब बिल्कुल खोल के बयान करते थे, हमने क्या बोला आपको? जी। इंडिया लोकल करेंसी में खरीद रहा है ऑयल। हमने आपको कब बताया था ये बात? 2 साल हो गए होंगे इस बात को, तो अब जब हम करते थे कि भाई लोकल करेंसी में खरीदो, डॉलर पे से प्रेशर हटाओ। क्यों ये मैं रोज खबर सुनता हूं, सुर्खी $8 300, $8 $325, $8 ये 8।
यार ये बहस ही खत्म हो जाएगी। आप एक दफा फंडामेंटल रिफॉर्म्स की तरफ जाओ तो सही। पाकिस्तानी कौम तो मशहूर है यार, रिस्क टेकर कहलाती है। मैं इंडियंस के साथ काम करता हूं, आप भी इंडियंस के साथ काम करते हैं, आपको पता है कंपैरेटिवली हम ज्यादा रिस्क टेकर हैं, हम बेखौफ हैं, और वो कोई भी हालात तो हमारा माइंडसेट ऐसा है, फिर भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे यार। रिस्क टेकर बंदा, एंटरप्रेन्योर के लिए क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर की एक क्वालिटी क्या होती है जो सबसे ज्यादा उसको अलग करती है, डिस्टिंग्विश करती है? रिस्क टेकिंग। हम रिस्क टेकर होने के बावजूद भी पीछे हैं यार। मतलब तमाम तर चीज, रिसोर्सेज हमारे पास, सारे मौसम हमारे पास, रिसोर्सेज हमारे पास निकल रहे हैं, मादनियात हमारे पास हैं, अभी तक हम ऑयल नहीं निकाल सके। लोग फॉसिल फ्यूल से दूर जा रहे हैं, ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, अभी तक हमने अपना ऑयल ही नहीं निकाला। कब निकालेंगे? जब दुनिया में आवाम का पाबंदी तो लग निकाल जाएगी। आवाम का निकाल रहे हैं भाई। एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी आपको देनी पड़ेगी 10 20 30 साल के लिए, और हुकूमत को बोलना पड़ेगा, आप कोई भी हुकूमत आए, इस पॉलिसी को कोई नहीं छेड़ेगा, इसके ऊपर सॉवरन गारंटी हो स्टेट की, स्टेट्स के इंस्टीट्यूट्स की। और अपने जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जैसे आप बात करते हैं दोस्त ममालिक की, उनको बोलेंगे भाई हुकूमत कोई भी हो, आपकी इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं जा रही, ये चलती रहेगी, इस पे से आपको रिटर्न्स मिलते रहेंगे। और फिर आप लिटरेसी पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, अपने ह्यूमन कैपिटल पर, आप उसके बाद जो है वो बाकी चीजों पे, मादनियात पर, माइनिंग पर, फिशिंग पर, यार पोटेंशियल ही पोटेंशियल है। 700 से 1000 किलोमीटर की पट्टी है समंदर की यार। मछली पकड़ के ही आप, अगर मछली और झींगा और बाकी चीजें पकड़ के ही आप एक्सपोर्ट करने तरीके से लग जाओ, कहां से कहां चले जाओगे आप? बाकी मतलब चीजें कहां तो कहां बात से में मैं आती पकड़, हैं। बाकी चीजें, नॉर्दर्न एरिया, आप मुझसे बेहतर आप जानते हो, नॉर्दर्न एरियाज में जो टूरिज्म है, अगर उसको सही तरीके से आप उजागर कर दो। मैं जहां बैठा हुआ हूँ यूएई में, सहरा था, सहरा को इन्होंने नखलिस्तान में तब्दील करके पूरी दुनिया को अट्रैक्ट किया हुआ है। पूरी दुनिया के टूरिस्ट आता है इधर। सिक्योरिटी दे दी अच्छी तरीके से, इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, और बना के दे दिया इनको अच्छी तरीके से, बस सब आते हैं। सिक्योरिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है, खत्म। ये दो सहूलियात तीन चीजें सारी। तो करनी है भाई। सहूलियत सारी दे दी। सहरा है, सहरा है, अभी भी इसका एटमॉस्फेयर तो सहरा है, सहरा का है, वही गर्मी है। लेकिन भाई जब तक आप एक स्ट्रेटेजिक प्लान, और पाकिस्तान में जो आप क्रिकेट की बात करते थे, मैं जल्दी से उस पर लाऊंगा। सेम क्रिकेट में जो हमारी अप्रोच है, शॉर्ट टर्म अप्रोच, कि अगले मैच की दिहाड़ी पक्की करी, कि यार अगर नहीं खेला तो अगले मैच में खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे। ये खौफ निकालें, दिहाड़ी वाला निकालें, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ने की बात करें, जैसे वो इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में यार कितनी डाइवर्सिटी है, कितनी जबानें, फिर भी वो यार इंडिया 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 की बात करते हैं। तो आप जरा सा मुत्तहद हो, इसमें आए, सॉवरेन गारंटीज हो, 20 30 साल के प्लान हो, जिससे हुकूमत के आने ना जाने से उनको कोई फर्क ना पड़ता हो, लोकल बॉडी आजाद हो, मेयर हो, कम्युनिटी पुलिसिंग हो। यार मोटी 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 चीजें। और भाई आपका जो डिक्टेटरशिप वाला मामला है, फौज अपनी थोड़ी सी जो है वो पीछे हटे, और जो काबिल लोग हैं, हाँ एक बात मेक श्योर करें कि इलेक्शन आपके ट्रांसपेरेंट हो, और जो इलेक्शन में इलेक्ट होके लोग आए, आप ऐसी कदगने लगाए ना, आप ऐसी शर्तें लगाए ना, कि जो छन के आए लोग, छन के अच्छे पढ़े लिखे पैट्रियोटिक पाकिस्तानी ऊपर आए, इसके लिए आप काम करें। इसको कोई मना नहीं कर रहा आपको, इस पे आप पूरी नजर रखें, वॉच डॉग की तरह। आप देखें कोई पाकिस्तान के पार्लियामेंट में कोई ऐसा कोई जो है वो गद्दार आदमी ना ऊपर आ जाए, इस पे आप वॉच डॉग लगाएं। ना कि आप जो है वो एक सफोकेटिंग माशरा बना दें, जिसमें आपको जो है डर हो, खौफ हो, अनसर्टेनिटी हो। अनसर्टेनिटी और खौफ में कोई प्रोग्रेस और ग्रोथ नहीं होनी। अहमर, मेरी बात आप लिख के रख लो। आई एग्री विद आप यू, बात आई कर रहे एग्री थे, विद यू। आप बोल रहे थे 25 बिलियन, मैं आपको बोल रहा हूँ 5 बिलियन भी नहीं आने वाले। लिख लो मेरी बात आज के डेट पे, हम इसको रिव्यू कर लेंगे इस बात को दोबारा, अगर ये हो गया तो। सवाल ही पैदा नहीं होता, दुनिया आपको किसी और एंगल से देखती है, आप अपने अंदर, पहली बात जो परसेप्शन हमने अपना अपना आप बनाया हुआ है कि हम आप बहुत कहते हैं ना अच्छे हैं, हम ऑस्ट्रिच अच्छे हैं। मेंटालिटी है। ऑस्ट्रिच मेंटेलिटी यार, और ये नंबर वन का नशा, ये उतारना पड़ेगा। नंबर वन का नशा नहीं है हम नंबर वन। मैंने आपको बता तो दिया, हम 7 आजाद हुए थे, 46 नंबर पर है हम। ओ भाई नंबर वन तो क्या, नंबर टू भी नहीं है। और G20 अगर 20 में भी होते, हम 5th पॉपुलस कंट्री, हमें G20 में होना चाहिए था, पर हम नहीं है। हम अगर G40 भी हो जाता, हम 40 में भी नहीं है, हम G46 हैं यार। मतलब आपको आपको ये सुन के अजीब सा नहीं लग रहा कि हम 5th पॉपुलस कंट्री हैं? सलमान भाई, हालात इस तरह के हो गए हैं कि पहले शायद मैं डिफेंड कर लेता था अपने मुल्क के ऊपर, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, लेकिन अभी सच्ची बात यह है कि मेरे हाथ बिल्कुल खाली है, मेरे पास कुछ है ही नहीं डिफेंड करने के लिए, मैं क्या बात करूं।
कुछ भी नहीं भाई है, डिफेंड सारी चीजें मुझे दिख रही हमें हैं। हमें डिफेंड नहीं करना। हम डिफेंडर ही हैं, हम डिफेंडर ही हैं। हम अपने मुल्क की आइडियोलॉजिकल बाउंड्रीज को डिफेंड करने ही बैठे हैं, क्योंकि हम एब्सोल्युटली। परसेप्शन वाले साइड पर हैं। हम अभी भी बैठे हैं, लेकिन जो गलतियां होंगी हम उसको निशानदेही करेंगे। जब तक आप निशानदेही नहीं करोगे, मैं वही बोल रहा हूँ, मैडनेस की डेफिनेशन मैंने बताई आपको, आइंस्टाइन वाली। एक ही काम आप करे जाओ और बोलो कि नतीजा मुख्तलिफ आएगा, नतीजा मुख्तलिफ नहीं आएगा, नतीजा वही आएगा। मैं बोल रहा हूँ बचपन से हम देख रहे हैं हमारी बैटिंग लाइन कमजोर है, अभी भी कमजोर है, इसलिए कि हमने कभी काम ही नहीं किया उस पर। हमने बोला कि चलने दो, आने दो, और बॉलिंग हमारी मजबूत है तो बॉलिंग मजबूत ही है। क्यों? क्योंकि लड़का जोश मारता है, जान मारता है, उसको तेज बॉलिंग की आदत है, वो हमारा जोश है वो उसमें लग जाता है, वो चैनलाइज हो जाता है। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, हम गट्स पे चल रहे हैं, गट्स फीलिंग। इंडिया में मीडियम पेसर वो ऐसे स्विंग कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है जेम्स एंडरसन बॉलिंग कर रहा है इंग्लैंड का, कि जैसे वो क्या नाम है, पांड्या, और वो हार्दिक कर। पांड्या। मुझे तो ऐसा लगा हाँ, मुझे लगा जेम्स एंडरसन है जो इंग्लिश पिचेस पे वो स्विंग करता है टेस्ट मैचेस में। मैं कहा यार ये क्या है, लेकिन और वही नंबर वन बॉलिंग का क्या हुआ, और नंबर वन बैटिंग का क्या हुआ भाई? भाई परफॉर्मेंस पे बात चलती है। देखो नंबर आप वन देखो, टीम का क्या हुआ? वो नंबर वन टीम को का मुझे बताओ, अगर आपकी नंबर वन फौज है ना तो नंबर वन काम करके दिखाओ। नंबर वन अगर क्रिकेट 11 है तो नंबर वन काम करके दिखाओ। टीम टीम नंबर वन काम करके दिखाओ, इंडिविजुअल नहीं। इंडिविजुअल तो बहुत अच्छे अच्छे भी हो सकते हैं, आपके अल्लामा इकबाल जैसे बंदे भी निकले, जो कि निकले ही नहीं उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन इंडिविजुअल तो बहुत है। एज ए कंट्री आप कब दुनिया को साबित करोगे कि ये पोटेंशियल वाला कंट्री है? जब तक कि आप इसमें रहने वाले ह्यूमन कैपिटल की टैलेंट को पॉलिश करके चैनलाइज नहीं करोगे, भूल जाओ। इट्स अ पाइप ड्रीम अहमद, इट्स अ पाइप ड्रीम। जब तक आप सोचने की जो हमारी सलाहियत है उसको हम बरोकार नहीं लाएंगे, और हम अपना तर्ज जिंदगी नहीं बदलेंगे, सोचने का अंदाज नहीं बदलेंगे, यकीन मानो कुछ नहीं होने वाला। इंडिया से बहुत सारे लेसन हमने लेने, क्योंकि हमारा कल्चर सेम है, हमारी हर चीज सेम है। बहुत सारी सिमिलर चीजें अपना के हम आगे जा सकते हैं। अल्लाह ताला करे कि कहीं से तो शुरुआत हो यार। बस हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से तो कोई शुरुआत हो जाए। तुम और मैं अपनी तय कोशिश करते हैं पाकिस्तान की नेक नामी करने की, बाकी लोग भी शुरू करें। अगर सब करना शुरू हो जाए तो देखें कहां से कहां चला जाएगा। और यही जो लिटरेसी रेट की आप बात करें, हम भी ये कोशिश करें कि लोगों में वो शऊर, वो इदराक बेदार करें, जिससे वो आगे से आगे वो कैस्केड इफेक्ट लेके जाएं, लोगों तक वो बात फैलाएं, लोग वो सोचना समझना क्रिटिकल थिंकिंग शुरू करें, ताकि ये निज़ाम शुरू हो। इंडिया में डिस्कोर्स कुछ और है, हमारे यहाँ कुछ डिस्कोर्स कुछ और है। जी हमारा जी सलमान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने काफ़ी लंबी गुफ्तगू की इस हवाले से, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था। और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मैं अभी भी मायूस बिल्कुल भी नहीं हूँ। बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में यही चीज़ चल रही है कि इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है बहुत सुनहरी दौर होगा पाकिस्तान का। हम इस वक्त अंधेरे में हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे टनल के एंड पे जो है वो रोशनी ज़रूर होती है। तो इंशाल्लाह हम उस जानिब बढ़ेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सी चीज़ें अच्छी करने के लिए कुछ चीज़ें ख़राब करनी पड़ती हैं, तब जाके मामला बेहतर होते हैं। तो अल्लाह ताला से मेरी उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में जो है वो सेंस प्रिवेल करेगा, और हम जो है वो राइट डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे। ये थे सलमान भाई मेरे साथ। थैंक यू सो मच सलमान भाई फॉर योर एक्सपर्ट ओपिनियन। आप तमाम लोगों ने ज़रूर आज के एपिसोड को जो है वो देखा होगा, और जिस जो भी हमने फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखे हैं, आप उनको कंसिडर ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये अब किसी एक इंडिविजुअल का मसला नहीं है, बल्कि ये हमारी पूरी कौम का मसला है, हमारे मुल्क का मसला है। और कौमें आगे तभी बढ़ती हैं जब वो यूनिटी के साथ चीज़ों के ऊपर काम करती हैं, पूरी मेहनत के साथ काम करती हैं, और हर किसी को अपना अपना पार्ट प्ले करना पड़ता है। चाहे वो हमारी मुल्क की फ़ौज हो, चाहे हमारे मुल्क के हुक्मरान हो, चाहे हमारे मुल्क की जुडिशरी हो, चाहे हमारे मुल्क की आवाम हो, या ब्यूरोक्रेट्स हों, यू नेम इट। हर तरह का इदारा, हर तरह के लोग जो कि इस मुल्क के अंदर मुख्तलिफ शुबजात ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको अपने अपने डोमेन में सदक़े दिल से पूरी ईमानदारी के साथ काम करना पड़ेगा, तब जाके इस मुल्क के मामलात बेहतर होना शुरू होंगे। आज हमने आपके सामने एक जायज़ा रखा, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक कंपैरिजन रखा, और हमने जायज़ा लिया कि इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं, और हमारा पड़ोसी मुल्क जो कि हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था, वो इस वक्त कहाँ खड़ा है। उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे हमारा पेज है facebook.com/तुरफ़ातमाशा। ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं twitter.com/तुरफ़ातमाशा, या x.com/तुरफ़ातमाशा। साथ साथ आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं youtube.com/अमर जलील, जहाँ पर आपको तुरफ़ा तमाशा की तमाम तरह एपिसोड वहाँ पे मैसर होंगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह एपिसोड 109 में आप तमाम लोगों से ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, और इस दुआ के साथ कि इंशाल्लाह
पाकिस्तान ज़रूर दोबारा से राइज अप होगा और इस पूरी दुनिया के नक्शे के ऊपर छा जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दिस इज़ अहमद शरीफ साइनिंग ऑफ। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस पुरफतन दौर में जीज़ की जस्तजू में वबा और कहत के खौफ में मुब्तला सियासी, माशी और समाजी मसाइल में घिरे हुए पाकिस्तानी और मगरिब व मशरिक के तहजीबी टकराव के दरमियान ये परेशान हाल मुमलिकत खुदादार अनगिनत वसाइल के बावजूद मसाइल में घिरी हुई। आखिर हकाइक हैं क्या? सच को धुंधला देने वाले हकाइक व वाक़यात, बेदारी शऊर और हक गोई फर्ज है इस कौम पर, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है एक तुरफा तमाशा।